गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 है। आज हम लोग हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पिछले दिनों हम चैप्टर 12 यानी कि पार्ट 12 पढ़ रहे थे। पार्ट का नाम है हमारा अविकारी शब्द या अव्यय। इस चैप्टर को हम पिछले दिनों से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ लिया है और कुछ बातें पढ़ना अभी भी बाकी है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यही हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों के प्रकार में को हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला प्रकार क्रिया विशेषण समाप्त हो गया था। उसके बाद क्रिया विशेषण के बाद कल हमने संबंध बोधक अव्यय के बारे में आपको बताया था। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार के बारे में भी कल बताया था कि संबंध बोधक अव्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और साथ ही यह भी बताया था कि इनके प्रकारों का कैसे हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने आपको यह बताया था कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। तो हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर बताते हुए यह बताया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जबकि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं। देखिए, दोनों में अंतर है। एक क्रिया की विशेषता को बताते हैं और एक संबंध को बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ। जैसे कि उदाहरण में हम आपको कल बताए, वह पहले आई। अब आना क्रिया है तो इसकी विशेषता है पहले आई, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन रमा किशन से पहले आई, तो देखिए यहाँ रमा किशन से पहले आई, यहाँ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध है क्रिया के साथ, तो ये पहले हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। ऐसे देखिए, सामने देखकर चलो। अब देखिए यहाँ चलना क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है, सामने देखकर। तो सामने क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन घर के सामने पेड़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये के सामने क्या है, ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बता रहा है क्रिया के साथ, इसलिए यहाँ क्या हो गया, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो इसे ही आपको समझना है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर है। देखिए, दोनों पहले पहले सामने सामने दोनों शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ पे जब इसका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए हुआ है तो यहाँ पे पहले क्रिया विशेषण हो गया, और यहाँ पहले जो है वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बता रहा है, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो यही था हमारा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का तीसरा भेद, जो कि है समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसे आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि समुच्चय बोधक अव्यय को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है, तो देखिए, जो अव्यय दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किसका काम कर रहे हैं, जोड़ने का। जोड़ना मतलब समझते हैं ना, एक कर देना, किसी को मिला देना, उसी को हम जोड़ना कहते हैं। तो किन किन चीजों को जोड़ते हैं, तो सबसे पहले तो दो शब्दों को जोड़ते हैं, और क्या जोड़ते हैं, तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और क्या जोड़ते हैं, तो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब आइए देखिए जोड़ते कैसे हैं। जैसे कि दिया गया है, विवेक और गगन भाई हैं। देखिए, विवेक एक शब्द है, गगन दूसरा शब्द है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, और। तो और हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, और जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। कौन कौन शब्द थे, विवेक गगन को, दोनों के बीच में हमने और लगाया, और लगाने से क्या हो गया, दोनों जुड़ गया, विवेक और गगन भाई हैं। ऐसे ही यह टीवी है और वह रेडियो। देखिए यहाँ पे दो वाक्य है, यह टीवी है एक वाक्य, वह रेडियो दूसरा वाक्य, और दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। और क्या कर रहा है, हमने पढ़ा कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को, तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ कर रहा है कौन, और। तो और हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे ही आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए यहाँ पे उपवाक्य है, दोनों उपवाक्य क्यों है, क्योंकि देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आधारित है। आशा है, क्या आशा है, तो आप स्वस्थ होंगे। तो दोनों एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है, इसलिए दोनों उपवाक्य हैं। और उपवाक्य को कौन जोड़ रहा है, कि आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। ये की क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है उपवाक्यों को, तो इसलिए ये हमारा हो गया कि क्या हो गया, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो समुच्चय बोधक अव्यय आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं, तो जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं।
अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय समझ गए, तो अब हम आइए समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। क्या क्या? तो पहला होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। नाम समझ लीजिए एक बार, क्या क्या है? समानाधिकरण, व्यधिकरण। तो सबसे पहला हमारा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब समझिए जो पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ये क्या कह रहा है। देखिए, जो अव्यय समान घटकों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए, जो मिलाने का काम करते हैं, हमने तो पहले ही पढ़ा है कि हमेशा ये जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि जोड़ने के बाद में अर्थ भी क्या हो, जोड़ना हो, यानी कि अर्थ भी, अर्थ से क्या पता चल रहा हो कि दोनों मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? तो दो वाक्यांश, दो घटक या दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब हम जो इसका जो समुच्चय बोधक का पहला जो समानाधिकरण प्रकार है, भेद है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है हमारा संयोजक। अब संयोजक क्या किसे कहते हैं उसे समझिए। वे समुच्चय बोधक जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में मेल प्रकट करे संयोजक कहते हैं, यानी कि मेल को प्रकट करता है वाक्यों में, वो संयोजक कहलाता है। जैसे कि देखिए, हम और तुम, देखिए मेल है ना, हम और तुम कभी अलग नहीं होंगे, क्या मेल प्रकट कर रहा है। ऐसे ही तो समुच्चय बोधक अव्यय आप समझ गए, यानी कि जो मेल को प्रकट करे। अब देखिए दूसरा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है विकल्पक। अब देखिए विकल्पक से क्या समझते हैं। विकल्पक में दिया गया है कि इसके अंतर्गत ऐसे समुच्चय बोधक आते हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताते हैं। जैसे कि देखिए, बैठ जाओ या चले जाओ। देखिए यहाँ क्या है, किसी एक को ही हम ग्रहण कर सकते हैं, यानी कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो बैठ जाए या फिर चले जाए। कोई एक काम, बैठ जाएंगे तो जा नहीं सकते हैं, चले जाएंगे तो बैठ नहीं सकते हैं, यानी क्या है, विकल्प है। ये दो विकल्प हमारे सामने रखा जाता है। अब दो विकल्प में से आप जो करें, जैसे कि विकल्पक कौन कौन से हैं, जैसे कि या हुआ, अथवा हुआ, चाहे हुआ, अन्यथा हुआ, ये सब क्या है, विकल्पक है। जैसे हम कहेंगे खा लो अथवा सो जाओ, या तो दो विकल्प दिए गए, खा लो अथवा सो जाओ, तो ये क्या है, इसलिए ये विकल्पक कहला गए। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों में से हमें किसी एक को चुनने, कोई एक विकल्प चुनने का मौका देते हैं। एक को हमें ग्रहण करना होता है और दूसरे को त्याग करना होता है, तो इसलिए हम इसे विकल्पक कहते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कौन कौन से शब्द हैं जो विकल्पक का काम करते हैं। तो या हो गया, अन्यथा हो गया, चाहे हो गया, ये सब विकल्पक का काम करते हैं। हम बोलेंगे ना, या तो खा लो या फिर सो जाओ, तुम पढ़ लो अन्यथा खेलो, ये सब क्या हो गया, विकल्प है। तो ये सारे विकल्पक हो गए। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले समुच्चय बोधक को जाना कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो वे अव्यय जो दो वाक्यों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में हमने क्या जाना कि समानाधिकरण जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। तो हमने आज 2 के बारे में पढ़ा, संयोजक और विकल्पक के बारे में। अगले दिन हम पढ़ेंगे विरोधक और परिणामक के बारे में। तो जितना हमने आज पढ़ाया है उसे आप एक बार रीड करेंगे और साथ ही समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा को लिख के याद भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।